हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एपिसोड 54 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। जेजू आइलैंड की रेड जारी होती है। टनल के अंदर उनका सामना बड़ी बड़ी एंट्स के साथ होता है। चोई जोंग कहते हैं, रास्ते में हमने जितनी भी एंट्स को मारा है, इस जैसी एंट्स हमने पहले नहीं देखी। जबकि रीपर गिल्ड के मास्टर लिम तायो से कहते हैं, मुझे लगता है शायद ये क्वीन के रॉयल गार्ड्स होंगे, लेकिन अगर ये रॉयल गार्ड है फिर भी जो बहुत ज्यादा कमजोर है। जरा इनकी आंखों की तरफ तो देखो, अंधेरे में इस तरह की आंखें बहुत ज्यादा काम आती हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ टनल को गार्ड करने के लिए है, ये रॉयल गार्ड्स नहीं है। लिम तायो से कहते हैं, अगर ये रॉयल गार्ड्स नहीं है तो फिर तो इनको मारना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। ब्यांगू यूनहू से कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि क्वीन यहीं पर होगी? क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर किंग या क्वीन अपने लोगों को छोड़कर भाग जाती है जब भी मुश्किल आती है। यूनहू से कहता है, ये सारी तो बेवकूफ चूंटियां हैं, इनको क्या पता कि कैसे भागना है, और वैसे भी ये एक आइलैंड है, वो भागकर कहाँ जाएंगे। जबकि उनका कैमरामैन सोच रहा होता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, क्या मेरा कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करेगा या नहीं। क्या पता एसोसिएशन वालों ने मुझे कुछ अच्छा कैमरा दिया हो। फिर वो आगे चलना शुरू करते हैं। जैसे वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, वो टनल आगे जाकर एक बड़ा सा रूम बन जाती है जहाँ पर चींटियों के अंडे रखे होते हैं। चोई जोंग अपने फायर मैजिक से लाइट जलाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर तो बेशुमार अंडे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं, अगर अंडे यहाँ पर है तो इसका मतलब क्वीन भी यहीं आसपास होगी। चोई जोंग कहते हैं, मुझे लगता है कि वो चींटियां जिनका सामना हमने पहले किया वो इन अंडों के रखवाले थे। मैं अभी इन सारे अंडों को जला देता हूँ। चाइन चोई जोंग से कहती है, जरा एक मिनट रुको, वहाँ सामने देखो एक बड़ा सा अंडा पड़ा हुआ है और वो फूट चुका है। ब्यांगू उसकी तरफ देखकर घबरा जाता है और कहता है, ये किसी चींटी का अंडा नहीं हो सकता, चींटियों के अंडे तो छोटे हैं, या तो ये कोई रॉयल गार्ड है या फिर किसी और किस्म का कोई मॉन्स्टर है। यूनहू से कहते हैं, हमें सिर्फ क्वीन को मारना है, बाकी सब चीजों को छोड़ दो। उसी वक्त टनल के बाहर का सीन दिखाते हैं। शिमिजू केंजो को देखकर कहती है, केंजो तुम वापस आ गए और अपने साथ तोहफा भी लेकर आए हो। केंजो ने अपने हाथ में चींटियों के टुकड़े पकड़ रखे होते हैं और वो काफी ज्यादा जख्मी होता है। केंजो शिमिजू से कहता है, मुझे लगता है कि इनका कोई प्लान था, ये चारों तरफ से मुझ पर अटैक कर रहे थे। मैंने तकरीबन 30 चींटियों को तो मार ही डाला होगा, लेकिन उन्हें मुझे जख्मी कर दिया। मेरा कंधा और मेरी हिप जख्मी हो चुकी है, मुझे जल्दी से हील कर दो। शिमिजू से कहती है, मैं तुम्हें हील करूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। केंजो से कहता है, शिमिजू अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से मुझे हील करो। शिमिजो से कहती है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। केंजो से कहता है, तुम्हारे पास मेरे से भी ज्यादा पैसा है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, तुम अपने पैसे से क्यों नहीं खरीद लेती। केंजो पीछे की तरफ देखता है तो और भी चींटियां आ रही होती हैं। केंजो शिमिजो से कहता है, चलो अब जल्दी करो, मुझे जल्दी से हील कर दो, चींटियां यहाँ पर आ रही हैं। केंजो जैसे पीछे की तरफ देखता है उसे कहता है, अच्छा जल्दी से बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसी वक्त शिमिजो के पास से ब्लड निकलता है और केंजो और साथ में दूसरा हंटर दोनों जो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शिमिजो मर चुकी होती है और उन दोनों को कुछ भी नजर नहीं आता। केंजो दूसरे से कहता है, कोई मॉन्स्टर हमारे बहुत ज्यादा करीब है। और उसी वक्त एक मॉन्स्टर उड़ता हुआ आता है और तेजी के साथ केंजो के पास से गुजर जाता है, और जैसे ही वो वापसी की तरफ आता है तो साथ ही केंजो की गर्दन भी उड़ा देता है, और इसी के साथ शिमिजो और केंजो दोनों मारे जाते हैं। जबकि तीसरा हंटर चिल्ला रहा होता है, वो अपनी तलवार निकालकर ऐसी हवा में अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और नेक्स्ट सीन में हम उसकी टूटी हुई तलवार उसकी कटी हुई गर्दन देखते हैं, और यहाँ पर जापानीज की एक पूरी टीम सिर्फ एक ही मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है। जबकि टनल के अंदर हमारी कोरियन हंटर्स की टीम का सामना रॉयल गार्ड से होता है। महादुंग अपनी शील्ड के साथ एक बॉडीगार्ड को रोककर खड़े होते हैं। महादुंग को उसके सामने काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। महादुंग कहते हैं, तो ये क्वीन के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, इनमें से हर एक एंड एस रैंक के बराबर है, लेकिन ये मॉन्स्टर्स हैं तो मॉन्स्टर्स ही, इनके पास दिमाग नहीं होता। ये दूसरे हंटर्स की तरह फाइटिंग स्किल्स और टैक्टिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मास्टर महादुंग उसे पीछे की तरफ धकेलते हैं और साथ ही चाइन से कहते हैं, अभी अटैक करो। चाइन ऊपर की तरफ से जंप करते हुए उस चींटी के सर में अपनी तलवार दंसा देती है और उस तलवार के ऊपर बैठकर उस तलवार पर अपना वजन डालते हुए चींटी को नीचे तक काट देती है। चाइन जैसे नीचे उतरती है उसी वक्त एक और रॉयल गार्ड आ जाता है। चाइन उस पर भी अपनी तलवार से अटैक करती है और अपनी तलवार से उसको काट देती है। चाइन कहती है, ये एंड्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा। महादुंग कहते हैं, ये बात तो सच है कि रॉयल गार्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल है आम एंड्स के मुकाबले में, लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि ये ज्यादा नहीं है। ब्यांगू सारे हंटर से कहता है, अपनी इंजरीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं, अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करो, मैं तुम लोगों को हील कर दूंगा। यूनहू से कहता है, चलो कम से कम तुम डर कर भाग तो नहीं रहे। ब्यांगू यूनहू से कहता है, और तुम भी पागलों की तरह इन चींटियों पर अटैक नहीं कर रहे, ये भी अच्छी बात है। उसी वक्त ब्यांगू एक मरी हुई चींटी के सर को फोड़ देता है और कहता है, तुम लोगों को नहीं पता, ये चींटियां अपने कटे हुए सर के साथ भी काफी देर तक जिंदा रह सकती हैं। इनको मुकम्मल तौर पर खत्म करो, नहीं तो मुझे काम करना पड़ेगा। वो लोग वहाँ पर मौजूद सारी चींटियों को मार देते हैं और कहते हैं, हम लोग अभी तक क्वीन तक नहीं पहुँचे, लेकिन रॉयल गार्ड से हमारा सामना हो चुका है,
लास्ट टाइम तो यही रॉयल गार्ड थे, लेकिन लास्ट टाइम ये क्वीन के पास थे। हो सकता है शायद सेकंड जनरेशन वालों ने इनको रिप्लेस कर दिया हो और क्वीन के नए रॉयल गार्ड्स अभी भी जिंदा हो। ब्यांगो उनसे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक बफ देता हूँ जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उन सब की पावर्स को डबल कर देता है। वहीं पर उनके सामने चींटियों की एक पूरी आर्मी होती है। वो सारे फैसला करते हैं चलो हम सब लोग सिर्फ 10-10 चींटियों से निपटते हैं। ब्यांगो उनसे कहता है मेरा फाइटिंग स्टाइल इतना अच्छा नहीं है तो मेरे लिए भी 1-2 छोड़ देना। यूनहू ब्यांगो से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक हीलर को फाइट करने दूंगा? तुम हमें हील कर रहे हो और हमें बफ्स दे रहे हो, इतना ही काफी है। फाइट हम पर छोड़ दो, तुम पीछे रहकर एंजॉय करो। टनल के बाहर का सीन दिखाते हैं। जापानीज की एक और टीम केंजो और शिमिजो की टीम को चेक करने के लिए जाती है क्योंकि उनसे उनका राब्ता नहीं हो रहा होता। थोड़ी देर के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, उनकी डेड बॉडीज भी नहीं होती। वो लोग कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी चींटियां मरी पड़ी हैं, यानी यहाँ पर कोई फाइट हुई है, लेकिन यहाँ पर वो लोग क्यों नहीं है? आखिर वो कहाँ चले गए? उसी वक्त उन्हें वहाँ पर ब्लड में लिपटा हुआ एक हंटर का चश्मा नजर आता है। जैसे ही वो उठकर थोड़ा सा सामने की तरफ देखते हैं तो सामने डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि वो मास्क वाला बंदा जो कि हंटर्स की स्मेल को महसूस कर सकता है वो जल्दी से अपने मास्क को उतार देता है और वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देता है और कहता है इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये तो किसी बहुत ज्यादा पावरफुल क्रीचर की स्मेल है। मैंने इतनी पावरफुल स्मेल पहले कभी महसूस नहीं की। उसी वक्त उसे सामने कुछ नजर आता है और वो पागलू की तरह अपने आइस मैजिक को अनलीश करता है और अपने सामने एक डबल लेयर शील्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके शील्ड को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और 3 स्लैशेस लगाते हुए उसकी आइस के साथ ही उसको काट देता है और इसी के साथ जापानीज के 2 और हंटर मारे जाते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से टनल के अंदर का होता है। वो लोग कहते हैं इन सारी एंड्स पर तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाया हो गया, जबकि चोई जोंग उनसे कहता है मुझे लगता है सिर्फ 5 मिनट ही लगे होंगे। यूनहू कहता है ये सब कुछ ब्यांगो की वजह से हुआ है, उसने अपने बफ से हमारी पावर को इंक्रीज कर दिया है। यूनहू चाइन की तरफ देखता है और कहता है सिर्फ 5 मिनट की फाइट में मुझे लगता है कि चाइन ने मुझसे ज्यादा चींटियों को मारा है। और यहीं पर वो बताते हैं कि टनल में आए हुए उन्हें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और उन्हें जल्दी से ये काम खत्म करना होगा। उसी वक्त चाइन उनसे कहती है मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मुझे कुछ स्मेल हो रहा है, लगता है शायद सामने वाले रूम में क्वीन है। यूनहू अपने बीस्ट मोड में जाता है और बीस्ट आइज को इस्तेमाल करते हुए सामने के एरिया को स्कैन करता है और उनसे कहता है ये बात कंफर्म है, सामने वाले रूम में क्वीन है और उसके साथ उसके रॉयल गार्ड्स भी हैं। क्वीन सबसे पीछे खड़ी है जबकि उसके पास 8 बॉडीगार्ड्स भी हैं जो उसके सामने खड़े हैं और उन सारे बॉडीगार्ड्स का रैंक भी एस के बराबर है। तुम सारे लोग उन बॉडीगार्ड्स को अपने साथ फाइट में बिजी रखना, मैं क्वीन से फाइट करूंगा। जबकि मादोंग चाइन से कहते हैं क्वीन के साथ मैं फाइट करूंगा, तुम उस क्वीन के रॉयल गार्ड्स को संभाल लेना। चाइन उनसे कहती है ठीक है। चोई जोंग भी अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए फायर से बड़े बड़े ड्रैगन बना लेते हैं और कहते हैं आज मुझे भी अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलेगा। और फिर वो लोग बॉस के रूम में एंटर हो जाते हैं जहाँ पर उनकी क्वीन है और रॉयल गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। लिमताई भी पीछे रहकर अपने तीरों से रॉयल गार्ड्स पर अटैक कर रहे होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी बैक को कवर करता हूँ, तुम लोग आगे बढ़ो। जबकि यूनहू अपनी बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और बीस्ट मोड में आ जाते हैं। यूनहू कहते हैं अपने बीस्ट मोड में बिल्कुल एक जानवर दिखता हूँ लेकिन फर्क नहीं पड़ता, आज मुझे अपनी फुल पावर दिखाने का मौका मिलने वाला है। यूनहू आगे की तरफ जंप करते हैं और 2 चींटियों को अपने हाथ से मसल देते हैं। मादोंग चाइन से कहते हैं मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, जल्दी से इन गार्ड्स को रास्ते से हटाओ। चाइन अपनी तलवार को इस्तेमाल करते हुए अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए टाउंटिंग स्किल को रिलीज करती है, लेकिन वो गार्ड सामने लाइन में इकट्ठे हो जाते हैं। मादोंग कहते हैं ये हमें क्वीन तक नहीं पहुँचने देंगे, ये तो सामने लाइन बनाकर खड़े हो गए हैं। मादोंग अपनी शील्ड लेकर क्वीन के सामने चले जाते हैं और कहते हैं तुम लोग जल्दी से गार्ड से निपटो, मैं इस क्वीन को रोक कर रखता हूँ। कैमरामैन जो कि पीछे खड़ा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसी वक्त उसे कान में कॉल आती है कि हमारे पास 80% व्यूअरशिप आ चुकी है, जल्दी से थोड़ा सा और आगे हो जाओ ताकि हमें बेहतर व्यू मिल सके। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे होने लगता है ब्यांगो से पकड़ लेता है, कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए तुम अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। यहाँ पर इस वक्त एक एस रैंक का बॉस है, अगर यहाँ पर तुम मर जाते हो तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाले। अगर तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई है तो यही मेरे पीछे रहो। वो कैमरामैन हीलर की तरफ देख रहा होता है और कहता है किसने कहा कि एक हीलर कॉम्बैट नहीं कर सकता? हालांकि मैं एक ए रैंक का कॉम्बैट टाइप का हंटर हूँ, लेकिन ये मुझसे ज्यादा बेहतर है। वहीं पर कोरिया के एक घर में एक अंकल आंटी का सीन दिखाते हैं। एक बूढ़ी औरत आती है और बूढ़े अंकल से कहती है क्या तुम ये शो नहीं देखने वाले जो कि जेजू आइलैंड से लाइव दिखा रहे हैं? अंकल उसे कहते हैं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आंटी उसे कहती है टीवी वालों ने कहा है कि इस बार हम लोग उन चींटियों को जरूर हरा देंगे। अंकल उसे कहते हैं वो हर बार ऐसा ही कहते हैं, पिछले 3 बार भी ऐसे ही कहा था। आंटी उस अंकल से कहती है तुम्हें पता है कि वो हमारे बेटे का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, शायद तो इनका बेटा कोई हंटर था जो रेड में मारा गया, यहाँ पे जेजू आइलैंड पर रहता था जो मारा गया। वो अंकल फिर से कहते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आंटी वापस आकर टीवी के सामने बैठ जाती है। उस वक्त टीवी पर मादोंग को दिखाया जा रहा होता है जो कि क्वीन को रोक कर खड़े होते हैं और साथ साथ उसकी कमेंट्री भी की जा रही होती है वहाँ पर क्या हो रहा है।
आंटी बाहर से आने वाले शोर को सुनकर कहती हैं, सारे लोग यही न्यूज देख रहे हैं। इस न्यूज को देखकर तो लोगों का जोश बढ़ता जा रहा है। सिर्फ वो आंटी नहीं बल्कि पूरे कोरिया में हर जगह पर ये लोग यही न्यूज देख रहे होते हैं। बच्चे बूढ़े सभी लोग यही न्यूज देख रहे होते हैं और कहते हैं सिर्फ 4 गार्ड्स रह गए हैं, बहुत जल्दी हम क्वीन को मार डालेंगे, फिर ये सारा आइलैंड क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आंटी पीछे की तरफ देखती है तो बूढ़े अंकल दरवाजे से छुप कर देख रहे होते हैं। आंटी उसे कहती है, हमारे हंटर्स ने 4 बॉडीगार्ड्स को हरा दिया है, अब बस कुछ ही बचे हैं। अंकल रोते हुए अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, इनको उन सारी चूंटियों को खत्म करना होगा और हमारे बेटे का बदला लेना होगा। न्यूज रूम का भी सीन दिखाते हैं जहाँ पर बंदा डायरेक्टर से कह रहा होता है, हमारे पास 85% से भी ज्यादा व्यूअरशिप आ चुकी है, हमने न्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इस बार तो हमें अवार्ड मिलने वाला है। अपनी इस S रैंक की रेड को कंप्लीट करने के बाद हम लोग भी रशिया, चाइना और फ्रांस की तरह नेशन लेवल के हंटर्स मान जाएंगे और कोरिया के पास भी ये खिताब आ जाएगा कि कोरिया ने भी एक S रैंक की डंजन को क्लियर किया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे वो हंटर्स कैसे क्वीन को मारते हैं और वो मॉन्स्टर कौन सा है जिसने जापानीज हंटर को मारा है, और क्या जिनवू रेड में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर जाएगा या नहीं। एपिसोड 54 का यहीं पर एंड होता है।